शीत युद्ध के खत्म होने के बाद बीते 30 साल में परमाणु युद्ध की धमकी कभी कभार ही सुनने को मिलती थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह रूटीन बन चुका है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीता होगा जब रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी न दी हो। इसकी शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की, लेकिन क्या सचमुच परमाणु युद्ध का ट्रिगर पुतिन ही दबाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं पुतिन को विश्व शांति के लिए खलनायक बनाने की साजिश रची जा रही है? परमाणु युद्ध के गहराते संकट की असली कहानी देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, मृत्युदाता, विलन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आठ फरवरी 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। अमेरिका की शह पर यूक्रेन तब तक नेटो में शामिल होने की जिद ठान चुका था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ऐलान कर चुके थे कि अगर यूक्रेन ने जिद नहीं छोड़ी तो रूस हमला करेगा, क्योंकि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का मतलब यही होगा कि रूस के दरवाजे पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन अपना सैन्य अड्डा बना ले। रूस के तेवर देखकर यूरोप के होश उड़े हुए थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शांति दूत बनकर मॉस्को पहुंचे थे, जिनके मुंह पर ही राष्ट्रपति पुतिन ने समझा दिया कि नेटो खुद को यूक्रेन से दूर रखे, वरना रूस के पास आखिरी विकल्प परमाणु हमला ही होगा। Значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. 24 मार्च 2022। यूक्रेन पर रूस के हमले के ठीक एक महीने बाद राष्ट्रपति पुतिन समर्थक रूस के एक न्यूज चैनल ने नेटो को खुलेआम धमकी दी कि अगर नेटो ने शांति सेना के नाम पर अपना एक भी सैनिक यूक्रेन भेजा तो रूस परमाणु हमला करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। Вооруженных сил России и НАТО. Чем закончится это столкновение, объяснять, наверное, не стоит. Это называется Третья мировая война. 28 अप्रैल 2022, रशिया टुडे न्यूज चैनल का स्टूडियो, मॉस्को, रूस। यूक्रेन युद्ध का दूसरा महीना बीतते बीतते एक बार फिर रूस की मीडिया ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। इस बार सामने थी रूस के सरकारी चैनल रशिया टुडे की एडिटर इन चीफ मार्गरेटा सिमोनियान, जिन्होंने कोई धमकी नहीं, सिर्फ समझाया कि यूक्रेन को हथियार देकर नेटो और यूरोप के देश रूस को परमाणु हमले के लिए मजबूर करते जा रहे हैं। रूस की मीडिया ने परमाणु युद्ध की संभावित तस्वीरें तक दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका और यूरोप इसे काल्पनिक पागलपन मान रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के 7वें महीने में सिर्फ 10 दिन के भीतर 2 बार चेतावनी दी कि परमाणु हमले की चेतावनी कोई ब्लफ नहीं है। इक्कीस सितंबर 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। We will, without question, use all the means at our disposal to protect Russia. 30 सितंबर 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। The United States are the only country in the world to use nuclear weapons twice. Actually, they set a precedent. राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक एक बार भी
यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी नहीं दी है। उनकी चेतावनी अमेरिका और नेटो को है। रूस का ये संदेश अमेरिका और नेटो को समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनका रवैया रूस को उकसाने वाला ही है। Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. राष्ट्रपति पुतिन मान चुके हैं कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और नेटो रूस को निशाना बनाना चाहते हैं। वो इसे रूस के अस्तित्व के लिए खतरा क्यों मानते हैं? इसके लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में ले चलते हैं। 12 अक्टूबर 1949, पेंटागन, वर्जीनिया, अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया में नई जंग का ऐलान यहीं से हुआ। जापान पर एटम बम गिराकर अमेरिका खुद को महाशक्ति साबित कर चुका था, जिसे सोवियत संघ से चुनौती मिल रही थी। उसी चुनौती का जवाब देने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक पेंटागन में हुई, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री लुइस जॉनसन ने एजेंडा साफ कर दिया। 10 दिसंबर 2018, काराकास, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में उस दिन रूस की सेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास के लिए पहुंची थी। क्यूबा की तरह वेनेजुएला भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में वेनेजुएला में रूस की सेना के युद्धाभ्यास से अमेरिका को दिक्कत होनी ही थी, लेकिन ये दिक्कत बेचैनी में बदल गई जब वेनेजुएला में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 की लैंडिंग हुई। अब आप इससे इत्तेफाक समझिए या फिर कोई चाल, लेकिन सच्चाई यही है कि वेनेजुएला में रूस के परमाणु बॉम्बर पहुंचने के 1 महीने बाद ही यूक्रेन के चुनाव में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए। ज़ेलेंस्की को नेटो ने शह देना शुरू किया और रूस के बार-बार समझाने के बाद भी यूक्रेन जब नेटो की सदस्यता से पीछे नहीं हटा, तो पुतिन को यूक्रेन पर हमले का बहाना मिल गया।